प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 5वें चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको कोशिका के मुख्य भागों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसके बाद इन्हीं भागों में से एक भाग है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे और कोशिका झिल्ली के कार्यों के यानी इसके फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए हमें विलयन से संबंधित दो परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी, विसरण और प्रासरण। इन दोनों परिभाषाओं को भी हम समझेंगे। उसके बाद एक विलयन की सांद्रता के अनुसार एक विलयन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं और वो तीन प्रकार के विलयन जो है उनकी परिभाषा भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारी एनसीईआरटी बुक के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कोशिका के मुख्य भागों से परिचित करवाता हूँ। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि अलग अलग कोशिकाओं का जो है अलग अलग आकार होता है, कि जैसे कुछ माइक्रोमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक की जो है ये कोशिकाएं हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से हमने देखा कि कोशिका को जो है किसी कोशिका को जैसे विशिष्ट कार्य करने होते हैं और उसे विशिष्ट कार्य के अनुरूप जो है इनकी आकृतियां भी अलग अलग होती हैं और अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्याएं भी अलग अलग होती है। अब देखिए कि विभिन्न कोशिकाओं के आकार, आकृति और विभिन्न जीवों में उनकी संख्या में इतना अंतर होने के बावजूद भी जो है ना कोशिकाओं के अंदर कुछ बेसिक सिमिलरिटीज होती है, कुछ बुनियादी समानताएं होती है और उन्हीं बुनियादी समानताओं को ध्यान में रखते हुए हम कोशिका का मॉडल तैयार करते हैं ताकि हम कोशिका का अध्ययन आसानी से कर सकें। और यही कोशिका का जो मॉडल है ना, ये क्या कहलाता है? प्रारूपिक कोशिका कहलाती है। तो आइए प्रारूपिक कोशिका के माध्यम से हम देखते हैं कि कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको स्क्रीन पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इनमें से ये जो चित्र है ये पादप कोशिका का है, यानी पादप कोशिका का प्रारूप है या मॉडल है। और ये जो है जंतु कोशिका, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखिए कि समानताएं क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट इनके एक जैसे हैं। जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, केंद्रक जो है वो दोनों में होता है, ठीक है। इसी तरह से अंत प्रद्रव्य जालिका है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य, जैसे कई सारे पार्ट ऐसे हैं जो दोनों कोशिकाओं में हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों कोशिकाओं में मोस्टली जो पार्ट है वो समान है, ठीक है। इनके कार्य भी लगभग समान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। देखिए कि जैसे यहाँ पर जैसे कोशिका झिल्ली है, सबसे बाहर वाला जो इसका कवर होता है ना कोशिका का, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसमें भी देखिए कोशिका झिल्ली है, ठीक। लेकिन इस पादप में देखिए कि कोशिका झिल्ली के बाहर एक थोड़ा सा और भी एक और कवर लगा हुआ है ना इधर। इस दूसरे कवर को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। इसके अलावा जैसे जो क्लोरोप्लास्ट है, लवक जो है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है ना, वो सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में वो नहीं होता। तो इस तरह से थोड़ा सा इनमें अंतर भी है, लेकिन मोस्टली पार्ट क्या है? सेम है। इसके अलावा एक ये देखिए रिक्तिका, यहाँ पर देखिए रिक्तिका जो है काफी बड़ी है। इसकी वजह से जो इसका केंद्रक है पादप कोशिका में थोड़ा सा साइड में चला जाता है, जबकि यहाँ पर रिक्तिकाएं क्या है? छोटी छोटी होती है, इसका केंद्रक बीच में होता है। तो अब देखिए कि अगर इतने सारे पार्ट मैं आपको एकदम से बता देता हूँ ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले इस पूरी कोशिका को मैं तीन भाग में डिवाइड करूंगा, फिर जो है उसके बाद जो आपको सारे पार्ट में बताऊंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, किसका क्या कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए कि एक कोशिका को जिन तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं ना, उनमें से सबसे पहला जो भाग है दैट इज कोशिका आवरण, सेल एनवेलोप। दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका आवरण की अगर हम बात करें तो जो सबसे इसका बाहरी जो कवर जो होता है ना, इसको हम सेल एनवेलोप कहते हैं। जंतु कोशिका में सेल एनवेलोप सिर्फ किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का बना होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। जबकि पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति ये दोनों मिलकर के कोशिका आवरण बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा है केंद्रक। केंद्रक देखिए यहाँ पर सेंटर में, ये
एक कोशिका की सभी क्रियाओं को जो है कंट्रोल यहीं से होता है, यानी कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो भाग है वो क्या है, केंद्रक है। और तीसरा जो है कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये आपको द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो जैसे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ना, ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिख दिया है, बिल्कुल आसान भाषा जो मेरे से बन सके है ना, इतनी आसान भाषा में इन चीजों को मैंने लिख दिया है। तीनों पार्ट भी देखिए, कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो है ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और जो मैंने आपको समझाया सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर सभी के बारे में लिख दिया है। और आप ये नोट्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी एक क्लिक में। आइए आगे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली को समझने के लिए देखिए मैंने चित्र को कुछ इस तरह से बनाया कि इसमें सिर्फ तीन ही पार्ट दिखाए मैंने, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जिनको आप समझ गए हैं। तो यहाँ चित्र से आप देख पा रहे हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। और पादप का मैंने बता दिया था कि इसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत है। और ये परत क्या करती है कि जो कोशिका के जो पार्ट है ना, उसको उसकी सराउंडिंग से, उसके पर्यावरण से जो इसको अलग करती है, ठीक। अब देखिए कि ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है। ये कुछ विशेष पदार्थों को अपने अंदर आने देती है बाहर से, ठीक, और या फिर कुछ विशेष पदार्थों को बाहर जाने देती है, बल्कि अन्य पदार्थों की गति को ये रोक लेती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है, बाकी औरों को ये रोक लेती है। उसी वजह से इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसका अर्थ समझाता हूं आपको। वर्णनात्मक का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड, पारगम्य मतलब जिसके आर पार हो सके, झिल्ली आपको पता ही, ठीक है। तो जो कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही अपने अंदर से गुजरने की अनुमति देती है, वो झिल्ली जो है वो क्या कहलाती है? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक। और इसलिए कोशिका झिल्ली भी क्या है कि वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा इस झिल्ली में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर पदार्थों को रोक लेती है। तो ये इसकी विशेष संरचना के कारण होता है, ठीक है। और इसकी जो संरचना है हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक पार्ट जो यहाँ पर जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है कई लेयर्स होती है और इसके देखिए कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जस्ट मैंने आइडिया देने के लिए यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाया है, ठीक है। और ये आपको जरूर याद रखना है कि ये झिल्ली जो है ना काफी लचीली होती है। और किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन, ठीक। अब इस झिल्ली का जो लचीलापन है ना वो बहुत काम का है। कैसे? कि जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना वो बाहरी पर्यावरण से जो है भोजन इसी झिल्ली के थ्रू ही प्राप्त करते हैं, ठीक। और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, ठीक। तो इस झिल्ली के लचीलेपन की वजह से एक कोशिकीय जीव जो है बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जो अमीबा है, अमीबा अपना भोजन जो है वो इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई है वो चलो एक बार नोट्स में से और बता देता हूँ कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक। जो कोशिका के जो घटक है, जो इसके अंदर पार्ट है, उनको बाहरी पर्यावरण से यही झिल्ली अलग करती है, ठीक। इसको और क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कह देते हैं।
प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को अपने अंदर या बाहर आने की अनुमति देती है, बाकियों को नहीं देती। ठीक, बाकियों को ये रोक लेती है। ठीक, तो इसलिए इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक, और ये झिल्ली कैसी होती है, कठोर होती है कि लचीली होती है? लचीली होती है। और किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन वगैरह की बनी होती है ये। ठीक, और इसकी रचना जो है हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। ओके, और इसके लचीलेपन की वजह से एक कोशिकीय जीव जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, बाहरी पर्यावरण से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एक कोशिकीय जीव जिस प्रोसेस द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक, और अमीबा जो है वो अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा बनाता है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन ये उठता है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है। ठीक है, जैसे कुछ गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर आ रही है, ऑक्सीजन उसके अंदर जा रही है, या पानी का भी जो है अंदर बाहर गमन होता है, तो ये सब कुछ कैसे होता है उसको समझने के लिए जो है हमें रसायन विज्ञान की दो परिभाषाएं हैं, विसरण और प्रासरण। ठीक, इन दोनों को समझना होगा। अब देखिए कि विसरण और प्रासरण, इन दोनों को समझने के लिए एक बार हमें विलयन के बारे में जानना होगा। कि विलयन को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने 1 चम्मच नमक लिया, उसको 1 गिलास पानी में डाल दिया और अच्छी तरह से घोल दिया। ठीक, तो ये जो है नमक और पानी का एक विलयन तैयार हो गया। ठीक, तो इस विलयन के जो है 2 पार्ट हैं, एक तो जो पार्ट घुलता है और एक जिसमें घुलता है। ठीक, जो चीज घुलती है वो कहलाती है विलेय। ठीक, और जिसमें घुलती है वो कहलाती है विलायक। ठीक, तो यहाँ पानी जैसे विलायक हो गया और नमक जो है वो विलेय हो गया। इसी तरह से चीनी और पानी का जो घोल है वो भी क्या है? एक विलयन है। ठीक, और जब वायुमंडल में 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में मिलती है तो उसको भी आप एक विलयन कह सकते हैं। ठीक, जिसमें जो ज्यादा मात्रा में गैस होगी वो विलायक होगी और कम मात्रा में जो होगी वो विलेय होगी। ठीक, इसी तरह से मिश्र धातु जो है वो 2 ठोसों का जो है एक विलयन है। ओके, तो इस चैप्टर में मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, तो आपको यहाँ पर समझ गए हैं कि विलयन का एक जैसे मोटा मोटा अर्थ आप समझ गए हैं। ठीक है, और विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है ना, उसको विलायक कहते हैं। अब इसके अलावा एक शब्द में और यूज करूंगा यहाँ पर, सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है कि अगर किसी विलयन के अंदर विलेय ज्यादा है तो विलेय की सांद्रता अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 1 लीटर पानी है। ठीक, इसमें मान लीजिए मैंने 10 ग्राम नमक डाल दिया। ठीक, दूसरे बीकर में मैंने 1 लीटर पानी लिया और उसमें 50 ग्राम नमक डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर नमक की सांद्रता ज्यादा होगी और यहाँ नमक की सांद्रता कम है। तो सांद्रता का अर्थ भी आप समझ गए हो। ठीक है, तो जब आप इतना समझ गए हो ना, तो अब आपको विसरण और प्रासरण समझने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैं विसरण की बात करता हूँ। तो विसरण को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये 1 गिलास पानी है और इसमें आपने कुछ स्याही की बूंदें डाल दी। ठीक है, ऊपर से अपने पैर में से निकाल करके थोड़ी सी स्याही डाल के देखना इसमें एक बार। ठीक है, तो ये स्याही जो है ना, इस तरह से ये जो स्याही के कण हैं वो पूरे गिलास के अंदर समान रूप से फैल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर इंक डाली तो इस पोर्शन में इंक की या स्याही की जो सांद्रता है वो अधिक थी। ठीक, और फिर देखिए हमने इसको गिलास को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः जो है सारे कण जो है पूरे गिलास के अंदर फैल गए हैं। ठीक, तो इस तरह से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का अपने आप गमन जो है वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक, विसरण क्या करता है कि पदार्थ की सांद्रता को क्या कर देता है? समान कर देता है। यहाँ पर देखिए असमान थी, विसरण से क्या हुआ? सारे कण जो पूरे गिलास के अंदर फैल गए और इसकी सांद्रता जो है वो क्या होगी? समान होगी। अब विसरण जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है।
ओके, तो गैस का अगर आप उदाहरण दो तो जैसे मान लीजिए एक कमरे में आपने एक साइड में धूप या अगरबत्ती जला दी, तो जिस कोने में आपने जला रखी वहां सांद्रता अधिक है, लेकिन वो धूप या अगरबत्ती के कण जो पूरे कमरे में फैल जाएंगे और सांद्रता को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, तो ये सांद्रता में अंतर के आधार पर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं कण। ठीक है, विसरण प्रक्रिया में। तो विसरण आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अब देखिए प्रासरण को समझने के लिए जो आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में यहाँ पर हमने एक यू शेप ट्यूब के अंदर एक लिक्विड लिया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ना, यहाँ पर एक झिल्ली लगाई हुई है। ठीक है, इस झिल्ली से इधर देखिए कि कणों की सांद्रता अधिक है, इधर कणों की सांद्रता कम है। मैं अब आपको क्या समझा रहा हूँ, प्रासरण समझा रहा हूँ। प्रासरण समझने के लिए आपको ये वाला चित्र देखना है। ठीक है, और इस चित्र में आपने देखा कि यू शेप ट्यूब के अंदर एक विलियन है। इस विलियन के अंदर जो है, इधर जो विलेय की सांद्रता है वो अधिक है, इस साइड विलेय की सांद्रता कम है। अब प्रासरण में क्या होता है, ध्यान से सुने। प्रासरण में क्या होता है कि सिर्फ विलायक की गति होती है इसमें, और किसके थ्रू होती है, वर्णनात्मक झिल्ली के थ्रू होती है। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन नेसेसरी है कि प्रासरण में एक तो झिल्ली की जरूरत पड़ती है और दूसरा क्या है, सिर्फ विलायक ही मूव करता है। और कहां से कहां, जहां विलायक अधिक हो, यानी विलेय की सांद्रता कम हो ना, विलेय की सांद्रता कम हो, वहां से विलेय की उच्च सांद्रता की ओर, यानी पानी जो है इधर से यूं जाएगा। ठीक, मान लीजिए पानी और चीनी का घोल है और आपने यहाँ पर एक ये वर्णनात्मक झिल्ली लगा दी, तो इस झिल्ली में से सिर्फ पानी ही पार होगा, ये चीनी पार नहीं होगी। ठीक, और कहां से कहां होगी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पार होगी। ठीक, जहां पर विलेय की सांद्रता कम होगी वहां से उच्च सांद्रता की ओर। तो देखिए आरंभिक स्थिति तो ऐसे है, जैसे जैसे पानी इधर जाएगा तो देखिए स्थिति कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि सांद्रता ये भी समान कर देता है। कैसे, आप कहोगे तो इधर तो ज्यादा था सॉल्यूट, पानी भी तो चला गया ना, इधर विलेय ज्यादा था तो पानी भी तो इधर ज्यादा हो गया ना, तो सांद्रता देखिए अब भी समान होगी। ठीक, और ये केवल लिक्विड फेज में, सिर्फ द्रव्य माध्यम में संभव होता है। ठीक, और इसमें सिर्फ विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो विसरण और प्रासरण के बारे में जो बातें मैंने बताई है ना, उनको मैंने अंतर के साथ यहाँ पर लिख दिया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखिए विसरण और प्रासरण को हमने क्यों समझा, ताकि हम एक कोशिका में विभिन्न पदार्थों की गति का, यानी उनके गमन का जो है वो अध्ययन करके उसको समझ सके वे किस तरह से गमन होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि कोशिका का एक अपशिष्ट पदार्थ होता है और उसका निकलना जरूरी होता है कि जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो यहाँ पर कोशिका के अंदर क्या होगी, सांद्रता अधिक होगी, और बाहर अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बाहर है तो सही लेकिन यहाँ पर सांद्रता कम है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार जब अंदर ऑक्सीजन कम हो और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा हो, ठीक, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि पानी है, पानी का अगर आदान प्रदान इस झिल्ली के थ्रू होता है तो वो किस विधि से होता है, प्रासरण विधि से होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब प्रश्न ये उठता है कि पानी अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। ये तो देखिए जो यहाँ पर हमारे पास पानी है उसमें कौन सा पदार्थ घुला हुआ, कितना उसकी सांद्रता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बाहर पानी है उसकी सांद्रता अधिक है तो पानी जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आएगा, और इसकी सांद्रता कम है और अंदर सांद्रता अधिक है तो पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है,
तो देखिए कि गैसों के आदान प्रदान को एक बार नोट्स में से बता देता हूँ कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है कि कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन बहुत ही जरूरी होता है। ये कोशिका में जैसे एकत्रित हो जाती है ना, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी तो वहां इकट्ठी भी होगी, इकट्ठी होगी तो सांद्रता बढ़ेगी। और कोशिका के बाहरी पर्यावरण में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो अंदर की बजाय कुछ कम हो जाएगी, यानी बाहर सांद्रता कम, अंदर सांद्रता ज्यादा। ठीक, तो जैसे ही अंतर आता है ना अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चली जाएगी, यानी अंदर से बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक, इसी तरह से जब ऑक्सीजन की सांद्रता में अंतर आ जाता है ना, यानी बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो और अंदर सांद्रता कम हो, तो जो है ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर विसरण प्रक्रिया द्वारा चली जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि बाह्य पर्यावरण से कोशिका में गैसों के आदान प्रदान के लिए विसरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर निभाता है। ठीक, और इसी तरह से मैंने आपको पानी के बारे में बताया कि पानी जो है वो प्रासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, जहां पर विलेय अधिक हो उस तरफ जो है पानी जाएगा, यानी विलेय की सांद्रता अधिक हो उस तरफ पानी जाएगा। अगर कोशिका के अंदर विलेय ज्यादा है, ठीक, तो पानी अंदर की तरफ जाएगा। अगर बाहर सांद्रता अधिक है विलेय की, तो पानी कोशिका से बाहर चला जाएगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि सांद्रता के अनुसार विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं। अब देखिए कि सांद्रता के आधार पर जो है विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्प प्रासरण दाबी विलयन जिसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरा सम प्रासरी विलयन और तीसरा है अति प्रासरण दाबी। ठीक, यानी हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए कि अल्प प्रासरण दाबी मिश्रण क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पानी और नमक या चीनी का घोल है। ठीक, और नमक या चीनी जो हमने डाली है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में क्या है, बहुत ही कम है। वैसे अलग अलग दिखाई देगी नहीं, लेकिन मैं समझने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक, और इसमें हमने कोई कोशिका रख दी। ठीक, तो जहां पर सांद्रता कम होते हैं ना उसको हम कहते हैं तन्नु विलयन। ठीक, और सांद्रता अधिक हो उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक, तो देखिए कि विलयन जो तन्नु है, यानी इसमें सांद्रता जो है विलेय की यानी नमक या चीनी की कम है। अगर यहाँ सांद्रता कम है तो पानी क्या होगा, जो हो अधिक, जहां विलेय की अधिक सांद्रता है, ठीक है, उसकी तरफ भाग जाएगा। यानी कोशिका में पानी का गमन कहाँ होगा, कोशिका के अंदर की तरफ होगा। और इस तरह का जो विलयन है उसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्रासरण दाबी। अब देखिए कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली के दोनों ओर पानी आवागमन के लिए स्वतंत्र है। जिस समय पानी अंदर जा रहा है उस समय बाहर भी आ रहा है, लेकिन जो अंदर पानी जा रहा है ना उसकी मात्रा अधिक है और बाहर जो आ रहा है उसकी कम है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट ये होगा कि पानी जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। शुद्ध परिणाम यही होगा। ठीक, और इससे कोशिका जो है क्या है, फूलने लग जाती है। तो इस तरह से आप अल्प प्रासरण दाबी जो विलयन है उसका अर्थ समझ गए हैं। अब आगे आता संप्रासरण दाबी। संप्रासरण दाबी आइसोटोनिक, तो इसी चित्र से समझा देता हूं। अब देखिए कि हमने जो है पहले तो यहाँ पर विलेय क्या रखा था, नमक या चीनी क्या रखी थी, कम रखी थी। अब इसमें थोड़ी सी कुछ और डाल देते हैं। ठीक, इतनी डाल दी कि अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होने से क्या है कि जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब नेट रिजल्ट क्या रहेगा कि शुद्ध रूप से पानी की कोई गति नहीं होगी। ठीक, क्योंकि जितना पानी अंदर गया उतना बाहर निकल गया। तो इस तरह का जो विलयन है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रासरण दाबी मिश्रण
कहते हैं, जिसमें विलेय की सांद्रता कोशिका के अंदर और बाहर दोनों क्या हो, समान हो। अब हम कहते हैं अति प्रसारण दाबी, अति प्रसारण दाबी विलयन, जिसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अब देखिए कि यहाँ पर मैं सांद्रता थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ चीनी या नमक की, ठीक। अब क्या होगा कि अंदर सांद्रता कम होगी तो अब पानी जो है अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब बस बात वही है कि अब कुल मिलाकर के अंदर से पानी बाहर ज्यादा आएगा, अंदर कम जाएगा, तो इस समय जो है कोशिका क्या है, सिकुड़ जाएगी। ओके, तो इस टाइप का जो मिश्रण है उसको हम क्या कहते हैं, अति प्रसारण दाबी मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो बाकी इसकी पूरी डिटेल जो आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं। नोट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आज जो मैंने बात जो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाया, उसी के आधार पर हमारे पास एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर या बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करो। पूरा का पूरा मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप वहीं से आंसर इसका लिख सकते हो। दूसरा, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसका आंसर भी आज के लेक्चर में आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।